जब जंग थमती है असली खेल तब शुरू होता है। जब मिसाइलें रुक जाती हैं तब सुरंगों में दबे राज खुलने लगते हैं। जब दो परमाणु ताकतें अचानक शांति का हाथ थाम लें तो यकीन करना मुश्किल होता है कि गोलीबारी क्यों रुकी, किन शर्तों पर रुकी, किसके दबाव में रुकी। आज भारत ने फिर साफ कर दिया कि दबाव किसी का नहीं था। विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया और साफ कहा कि मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का है। कल मोदी कह ही चुके हैं कि घुटने पर आ चुके पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने सिर्फ विचार किया और गोलीबारी थाम दी गई। लेकिन इन सब के बीच अब एक नई कहानी सोशल मीडिया से होते हुए विदेश मंत्रालय के गलियारों में गूंज रही है। नाम है किराना हिल्स। आखिर क्या है किराना हिल्स की सच्चाई? आज पड़ताल इसी पर। यह कहानी शुरू होती है 11 मई की दोपहर। एक मिस्र का मिलिट्री विमान कॉल साइन EGY 1916 चीन से उड़कर पाकिस्तान के मुर्री जिले के एक छोटे से हिल टॉप रनवे भुरबन पर लैंड करता है। न कोई आधिकारिक बयान, न कोई तस्वीरें, न कोई एक्सप्लेनेशन, मगर यह वही वक्त था जब भारत ने पाकिस्तान के 3 अहम एयरबेस पर मिसाइल स्ट्राइक कर दी थी। इसमें से एक था सरगोधा और उसके पास, और वहीं किराना हिल्स की छाया में छिपा है पाकिस्तान का परमाणु जखीरा। अब आप सोचिए, मिस्र से क्या आया? जवाब मिल सकता था एक शब्दों में, और वो मिला भी, बोरॉन। वही तत्व जो रेडिएशन को सोख लेता है, जो चेरनोबिल में गिराया गया था, जो हर न्यूक्लियर इमरजेंसी किट का हिस्सा होता है। और मिस्र का नाइल डेल्टा इलाका बोरॉन से भरपूर है। तो क्या पाकिस्तान की किसी रेडिएशन रिसाव की फिक्र दुनिया को थी, जिस वजह से बोरॉन पाकिस्तान लाया गया ठीक उन्हीं इलाकों के आसपास जहां भारत ने स्ट्राइक की थी? या फिर कोई ऐसी चीज जिसे ठंडा करना जरूरी हो गया था? बोरॉन क्यों आया? इस बीच खबर यह भी आती है कि इससे पहले हमला किया भारत ने नूर खान एयरबेस पर। यह कोई साधारण रनवे नहीं है, एयरबेस नहीं है। यह वही जगह है जहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड के नट बोल्ट जुड़ते हैं। अगर वहां निशाना बना तो क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना था या कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी हुई? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका को डर था कि पाकिस्तान अपने कमांड कंट्रोल से कट सकता है, यानी न्यूक्लियर फैसलों पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? आखिर क्या हुआ उस बीच? और यही वजह थी कि वॉशिंगटन से सीधे फोन गए दिल्ली और इस्लामाबाद, और अचानक अमेरिका चिल्लाया सीज फायर। भारत से पहले, पाकिस्तान से पहले अमेरिका चिल्लाया, ट्रंप चिल्लाए सीज फायर। ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका को आनन फानन में चिल्लाना पड़ा? दबी जुबान में कहा जा रहा है कि दरअसल भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो क्या किराना हिल्स के भीतर दबी सुरंगों में अब उतनी ताकत नहीं रही कि वो भारत को फिर से गीदड़ भभकी दे सकें? क्या किराना हिल्स के भीतर दबी सुरंगें अब उतनी सुरक्षित नहीं रही? डॉट कनेक्ट होते हैं आगे जब सबसे बड़ा संकेत प्रधानमंत्री मोदी के बयान से आता है। मोदी बोलते हैं, भारत अब परमाणु धमकियों से नहीं डरता, और एक बार नहीं, वो बार बार दोहराते हैं। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फिर ग्राउंड पर कुछ ऐसा हुआ है जो दुश्मन को चुप करा चुका है? पूरा सोशल मीडिया इस वक्त किराना हिल्स की थ्योरी से अटा पड़ा है। पत्रकार अब ये सवाल सेना और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं से पूछ रहे हैं। जवाब हालांकि किसी के पास नहीं, स्वीकारोक्ति किसी ने नहीं दी और पुष्टि किसी ने नहीं की। लेकिन क्या भारत ने वास्तव में परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया था? यह सवाल अब भी बना हुआ है। क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह थी या इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या पाकिस्तान ने नुकसान को वाकई में छिपाया या फिर वाकई में कोई नुकसान नहीं हुआ? कुल मिलाकर जंग मैदान में नहीं, अब दिमाग और सुरंगों में लड़ी जा रही है। और अगर भारत ने किराना हिल्स के जरिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी परमाणु ब्लैकमेलिंग की ताकत को न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो ये सीज फायर नहीं है, ये गोलीबारी रोकने का अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि ये है एक स्ट्रेटेजिक नॉकआउट। सच क्या है? आइए डिकोड करते हैं खास मेहमानों के साथ। स्वागत कर रहा हूं मैं हमारे पैनल के सबसे यंग मेहमान, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले दे रहा हूं।
मेजर रिटायर्ड दिग्विजय सिंह रावत हमारे साथ हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित 21 पैरा एसएफ के पूर्व ऑफिसर हु सर्व्ड आवर कंट्री विद स्ट्रेंथ एंड ऑनर। वेलकम मेजर दिग्विजय। हमारे साथ हैं कोमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एक लंबे अरसे से देश की सेवा की और अब सामरिक मामलों के बहुत जाने माने एक्सपर्ट हैं। कोमोडोर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं हर्ष पी पंत सर, जो कि प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के किंग्स कॉलेज लंदन एंड डायरेक्टर ऑफ स्टडीज एंड हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ORF के। बहुत बहुत स्वागत है पंत जी आपका भी हमारे शो पे। दिग्विजय, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। मेजर दिग्विजय, बताइए, ये जो सोशल मीडिया पर ये थ्योरीज तैर रही हैं और बिल्कुल विमर्श चल रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर इन किराना हिल्स, आपका असेसमेंट? दीपक जी, धन्यवाद आपने जो बोला। दीपक जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो ये एक मूव था, ये एक बहुत ही बोल्ड मूव था और बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था। अगर आप भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात करते हैं, अगर आप कन्वेंशनल आर्मी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान भारत के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता है। इफ यू टॉक अबाउट एयर एसेट, अगर आप बात करते हैं आर्मी की, इफ यू टॉक अबाउट AD, इफ यू टॉक अबाउट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, देयर इज नो स्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ आर कंट्री। बट द ओनली थिंग, जैसे आपने अपने सेंटेंस में बोला था परमाणु धमकी, जो वर्ड है परमाणु धमकी, दिस इज द ओनली थिंग जो पाकिस्तान हमेशा हर चीज को में इस चीज को आगे ले आता है। लाइक परमाणु धमकी, लाइक वी विल न्यूक, दे नेवर टॉक अबाउट कि हमारी एयर या हमारा एयर एसेट और हमारे कोई भी प्लेटफॉर्म्स आर समथिंग लाइक सुपीरियर टू योर प्लेटफॉर्म्स और एनीथिंग। उनके पास एक ही रीजन होता है कि परमाणु धमकी। तो जैसा कि आपने बोला, किराना हिल्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो इट इज वेरी क्लोज टू सरगोडा हिल्स विच इज देयर बेस फॉर F-16। एंड अगर आप बात करेंगे पहले भी, हम जब बात करेंगे 1965 की, जब ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हुआ था, जिसमें भारतीय एयरफोर्स ने सरगोदा पे ही अटैक किया था, तो आप नूर खान की जब बात करते हैं, जहां पे इनके न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं, सिमिलरली आप किराना हिल्स की बात करते हैं जहां पे इनके बेसिकली अभी भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं। सो दिस वाज ओनली अ मैसेजिंग। जो ये जैसे हमारे जो MOD में जो ब्रीफिंग हुई थी, जब लोग बोल रहे थे कि किल्स कितने हुए, तो उन्होंने बिल्कुल प्राउडली बोला था, इट वाज नॉट अबाउट किल्स, इट वाज अबाउट द मैसेजिंग। सो इट वाज अ मैसेजिंग कि आपकी जो ये परमाणु धमकी है, इसको हमने बिल्कुल नंगा करके रख दिया है। इट इज देयर एयर एसेट्स हैव बीन स्ट्रिप्ड नेकेड, देयर SAM बैटरीज, देयर एयर डिफेंस। इनिशियली सबसे ज्यादा उस पर अटैक हुआ था जब हारपून्स, हमारे ड्रोन्स यूज हुए थे इस्लामाबाद में, कराची में, रावलपिंडी में। सो देवर टू बेसिकली उनके सारे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम थी उनको खत्म कर दिया गया था। देन उनके जो बेसिकली न्यूक्लियर एसेट्स थे, उन पे केवल मैसेजिंग दी गई थी। आई वुड यूज द वर्ड मैसेजिंग। सो इट वाज ओनली अ मैसेजिंग। एंड दीपक जी, जैसे आपने बताया कि उसके बाद जो हलचल चल रही है न्यूक्लियर लीकेज की, जैसे आप बात करें इजिप्शियन प्लेन का कॉल साइन जो कि चाइना से है, आई वुड से कि जो ये कॉल साइन और प्लेन्स होते हैं, ये काफी टाइम पे डिसीव करने के लिए होते हैं। एक्चुअली वो जो आए हैं वहां से, वो चाइनीज ही थे, जो बेसिकली जिन्होंने लैंड किया पाकिस्तान में, बट यूजिंग द डिफरेंट कॉल साइन। सो ऐसी टाइप की जो टैक्टिक्स होती है, ये काफी लोग यूज करते हैं। जैसे रशिया में एक प्लेन क्रैश हुआ था विच हैज नो कॉल साइन। सो डेफिनेटली बिकॉज US, यू टॉक अबाउट वेस्ट, दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट जो न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान के पास है। दे नो Pakistan cannot handle those nuclear assets. Anytime they can fall in hands of Jaish और Al-Qaeda, जो कि वेस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। So these are the things about Kirana Hills, and definitely it was just a messaging part, I would say. Absolutely. तो आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। स्वाभाविक रूप से मुकम्मल तौर पर इसकी पुष्टि करना अभी किसी के लिए भी संभव नहीं है, बट कुछ तो हुआ है, ये अभी एक संशय की लाइन अभी बरकरार है। मैं कोमोडोर जीजे सिंह सर के पास आऊँ, उससे पहले मैं प्रोफेसर पंत आपके पास आना चाहूँगा। मैं जो डॉट कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बार बार जिक्र किया इस बात का कि अब हम परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे, परमाणु ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे, और जो उन्होंने 3 डॉक्ट्रिन दी है उसका ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। क्या आप डॉट कनेक्ट कर पा रहे हैं सर कि हमने जो उनका एक गीदड़ भभकी हमेशा से रहती थी कि साहब परमाणु संपन्न देश हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हमने इतना, अब हम ये नहीं कहते कि सुरंगों तक पहुंच गए, लेकिन उसके आसपास भी अगर हम पहुंचे हैं, तो क्या इसे ये माना जाए कि हमने कम से कम उनकी जुबान पर ताला लगाने का एक उदाहरण उनको दे दिया?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने, प्रधानमंत्री ने अपने अपने संबोधन में दो तीन चीजें कही, और उसका पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही, और जिसका लिंक फिर उन्होंने दूसरे अपने वक्तव्य से उसको लिंक किया कि जो टेरर की जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की, उसके खिलाफ भारत ने एक नई रेड लाइन बनाई है कि कोई भी जो आतंकवादी हमला भारत में होगा उसको भारत एन एक्ट ऑफ वॉर की तरह कंसिडर करेगा। और इसका जब आप दूसरा जो एक एक तरह से डॉक्ट्रिनल चेंज हमने देखा, वो ये कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अब जो एक ओवरहैंग हुआ करता था परमाणु शक्ति का भारत और पाकिस्तान की के बीच में, वो चला गया है। हम ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। तो वो जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट है वो ये है कि काफी दशकों से जो ये समस्या भारत के सामने आ रही थी कि पाकिस्तान दुनिया को और किसी हद तक भारत में पॉलिसी मेकर्स को ये कन्विंस करने में सफल हो गया था कि एस्केलेशन लैडर क्लाइंब नहीं करेगा भारत को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमाणु शक्ति क्योंकि पाकिस्तान के पास है, वो उसका इस्तेमाल करेगा। तो इसका जो एक शब्द यूज किया जाता है स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स में, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स, कि स्टेबिलिटी बनी रहेगी कि दोनों तरफ कोई ज्यादा हरकत नहीं होगी दोनों देशों के बीच में, लेकिन उसके नीचे सब कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान हरकतें करता रहेगा। तो आपने देखा कि 1998 के बाद कारगिल युद्ध हुआ, ऑपरेशन, उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला होता है, मुंबई पर हमला होता है। तो एब्सोल्युटली एब्जॉर्ब करने की कोशिश भारत के ऊपर है कि कॉस्ट हम एब्जॉर्ब करें। जो अब हमने किया है और जो ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स भारत ने करी हैं, सरगोदा से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक, भारत का ये मैसेज है कि हम कहीं भी अपने विल पर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो कोई भी अब पाकिस्तान में, चाहे वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उसको समर्थन करने वाली सेना हो, वो सुरक्षित नहीं है। Absolutely. और वो जो मैसेजिंग है, ये बड़ा मैसेज है कि हम जब चाहें अपनी शर्तों पर, अपने समय पर और अपनी तय की हुई जगह पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाएंगे। ये बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है। कमांडर सिंह सर, मैं आखिर में आपके पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेजर दिग्विजय ने अपना स्ट्रेटेजिक जो एनालिसिस था वो दिया, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो मैसेजिंग गई है वो प्रोफेसर पंत ने कही। अब मुझे बताइए सर, क्या आप कहीं डॉट कनेक्ट कर पा रहे हैं? और मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँगा डीजे एमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें डायरेक्टर जनरल एयर अफेयर्स ने, एयर ऑपरेशंस ने साफ कहा और बड़े मजाकिया अंदाज में उन्होंने इस बात को टाला कि हमें नहीं मालूम था कि किराना हिल्स में ऐसा कुछ है। तो थैंक यू, उन्होंने थैंक्स बोला। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत स्पष्ट संदेश दिया, लेकिन इसके डिकोड अपने अपने मायने में किए जा रहे हैं। दूसरा, जो आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग हुई है, उसमें जायसवाल साहब ने कहा कि ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे कि हमने न्यूक्लियर साइट्स को किया है या नहीं किया है, अब इतनी बातें हो रही हैं तो फिर पाकिस्तान को इस पर सफाई देनी चाहिए। आप बताइए सर, क्या हमने वाकई में उतना प्रिसिशन के साथ हमने स्ट्राइक किए हैं कि उनकी जो न्यूक्लियर बार बार भपकियां होती थी, गीदड़ भपकियां, उनको हम न्यूट्रलाइज कर पाए हैं सर? जी बिल्कुल, मैं आपको डॉट भी बता देता हूं कि बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। पहले आप जैसे कह रहे थे पहले स्पीकर्स के, ये हमने प्रिसाइज जो टारगेटिंग की है प्रिसीजन के साथ, ये सरगोदा और चकलाला जो नूर खान एयरफील्ड है उनका, वहां पे की है। मैं इन दोनों को ऊपर फोकस रखना चाहता हूं। जो सरगोदा है, सरगोदे के पास ही किराना हिल्स पड़ती है, कुछ ज्यादा दूर नहीं। और ये इनका एक मेन स्टेशन जिसे कहते हैं एयर स्टेशन, जहां पे उनके F-16 और दूसरे J-17 वगैरह जो हवाई जहाज हैं, जेट फाइटर्स, वो रखे हुए हैं। और साथ में आप नूर खान जो एयरबेस है उसको लीजिए। नूर खान के बिल्कुल साथ ही उनका एक हेडक्वार्टर्स है जिसको वो स्टैटिक प्लान्स डिवीजन कहते हैं। ये जो हेडक्वार्टर्स है, यही उनके न्यूक्लियर आर्सेनल को हैंडल करता है। अब जब हम अटैक नूर खान के ऊपर करते हैं तो हमने वहां पे उसके जो एयरफील्ड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उसको हिट किया।
बहुत प्रिसाइजली, कोई दूसरी जगह पे नहीं किया, क्योंकि ये इनका वीआईपी का भी, जैसे कहते हैं हमारा टेक्निकल एरिया, हम कहते हैं पालम की एयरपोर्ट के ऊपर जहां हम सब वीआईपीज को रिसीव करते हैं, ये नूर खान ही उनका एयरफील्ड है जहां पे वो सभी फॉरेन डिग्नेटरी या वीआईपीज उनके वहां से जाते हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अटैक किया, ये जो हेडक्वार्टर्स की बात मैं कर रहा था, जिसको नाम है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो न्यूक्लियर की एक समझिए हेडक्वार्टर्स, जैसे अपना आर्मी हेडक्वार्टर होता है, एयर हेडक्वार्टर होता है, वैसे काम करता है। उसकी पूरी प्लानिंग जो करते हैं टैक्स की या जो कुछ भी करना होता है वहां से किया जाता है। इसकी दूरी इस्लामाबाद से सिर्फ 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। जहां पे आप बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल अगर नोएडा में बैठे हुए हैं और दिल्ली का आप इंडिया गेट ले, तो मेरा ख्याल 11 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा दूर नहीं। तो देखिए कितना क्लोज था। जब हमने इनको प्रिसाइज टारगेटिंग की, उसके धमाके, उसके जो बॉम्ब्स जब गिरे और वो जब सुनाई दिए गए इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद जो उनकी कैपिटल है, ये एक सीट ऑफ पावर समझिए, जहां पे सिर्फ जो आर्मी हेडक्वार्टर वाले होते हैं या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो नहीं बैठती। यहाँ पे पूरी एम्बेसीज हो, अमेरिकन एम्बेसी वहां पे है, इंग्लैंड एम्बेसी वहां पे है, इंडियन एम्बेसी वहां पे, सब एम्बेसीज है। अब आप टारगेटिंग शुरू कर देते हैं बहुत प्रिसाइसली नूर खान की और सरगोदा की। वहां पे आपके सब आर्सनल बैठे हुए हैं, सब रखा हुआ है वहां पे। अगर आप उनकी कमांड एंड कंट्रोल जो जहां से करते हैं उसी को उड़ा देते हैं, तो फिर उनके ऊपर नजर कौन रखेगा? अगर नजर नहीं रखेगा तो फिर हो सकता है कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वो जो आर्सनल, जो उनके डेपोज है, एमुनेशन डेपो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स के, तो ये एक ऐसी सिग्नलिंग थी, मैसेजिंग थी, जिसके साथ पाकिस्तान की सीट ऑफ पावर हिल गई। इसके साथ अमेरिकन एम्बेसी वालों ने भी जरूर एकदम फोन उठा के अपनी गवर्नमेंट को बताया होगा कि अभी तो भाई इंडियन जो है वो जहां पे आके हमले करें। सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट आपने बहुत अच्छे से डॉट कनेक्ट करके बता दिए, और कहानी किस छोर पर जा रही है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में इसमें स्पेकुलेशंस की बात भले ही चल रही हो सोशल मीडिया पर, लेकिन ये पॉसिबल सी एक स्टोरी लगती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब ये एग्जैक्टली क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। मेजर रावत, आपके पास आऊँगा, थोड़ा सा हमें बताइए कि ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात बार बार पाकिस्तान करता है, नस्र जो उनका नाम दिया गया है 2011-12 में, जिसका टाइम सेंसिटिव और लोकलाइज्ड मिलिट्री टारगेट्स के लिए बनाया गया था, भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम एम्फसाइज करते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पे और नो फर्स्ट यूज़ पे, तो हमने नहीं किया हुआ इस तरह का। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि यही जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे जो बिल्कुल तैयार रखे हुए थे इन्होंने, उसके बाद इन्होंने छिपा दिए, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि साहब उनको बचाने के लिए जो एक अमेरिकन पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसकी भी कलई खुल गई, और संभवतः इसीलिए भागा अमेरिका आया और आनन फानन में ये सब सीज फायर वगैरह का बात कर दिया, जिसको आज बहरहाल हमने बर्स्ट कर दिया है कि हमने कोई मीडिएशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो हाउ डू यू कनेक्ट दीज डॉट्स? आपका एनालिसिस इस पे क्या है? देखिए दीपक जी, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट हैं, अगर आप देखेंगे भारत से ज्यादा वो वेस्ट के लिए हानिकारक है। अगर आप देखेंगे जो भी जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान में हो रही है, उनके जो प्रीवियस पीएम इमरान खान वो जेल में है, तो उस कंट्री का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल बहुत ही फ्लूइड है। वो कभी गवर्नमेंट के साथ रहता है, कभी आईएसआई के साथ रहता है, कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहता है, जैसे आप बात करते हैं। तो वो इनसिक्योरिटी हमेशा रही है। तो उनका न्यूक्लियर पावर होना सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी CIA के लिए रहा है, US के लिए रहा है। सो
US and CIA always will have and always would want the control of their nuclear asset. There, when I say there, means Pakistani nuclear asset. So जब आप बात कर रहे हैं जिस तरीके का जो हमने मैसेजिंग दी है, बेसिकली हमने उससे ये दिखाया है कि जो हमारा एक थ्रेशोल्ड था टेररिज्म के लिए, कि आप हमारी धरती पे आप पुलवामा कर दो, 26/11 कर दो, आप कुछ कर दो, और आप ये सोचें कि हम बस बॉर्डर में जाके आपकी एक पोस्ट पे फायर कर दें, तो एक जिसको जिसको पाकिस्तान ने मान लिया था कि इसी तरीके का रिएक्शन आएगा। बट हमने इस मैसेजिंग से अपना एक थ्रेशोल्ड जो लेवल था हमारा एक कंट्री का, या मैं बोलूँ एक स्ट्रैटेजिक जो बोलते हैं थ्रेशोल्ड, हमने दिखा दिया है वर्ल्ड को कि वो थ्रेशोल्ड अभी हमने वो बार हमने कम कर दी, वी हैव लोअर्ड दैट बार एंड नाउ देयर इज नो नथिंग होल्डिंग अस बैक। सो जो इस तरीके की चीजें हैं, जब आपने बोला कि दे डेफिनेटली विल मूव देयर न्यूक्लियर एसेट नाउ, सो दे कैन नॉट इवन मूव अ इंच ऑफ देयर न्यूक्लियर एसेट विदाउट taking cognizance of like CIA or be it Chinese or be it the American like embassy like American people. So आप देखिएगा जब भी उसी टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट आना कि वी हैव इंटरवीन्ड, सो दैट इंटरवेंशन वाज ओनली बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे थॉट दिस इज द टाइम, इफ वी डू नॉट इंटरवीन दीज न्यूक्लियर वॉरहेड्स विल गो इन हैंड ऑफ सम रोग एलिमेंट इनसाइड पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये बात समझ में आ गई, और इसीलिए शायद इतनी भागम भाग मची है कि साहब कुछ करिए वरना कुछ बड़ा हो सकता है। प्रोफेसर पंत, अब मैं आपके पास आऊँगा। आज जो हमने ट्रम्प साहब मध्यस्थता की बात कर रहे थे बार बार, हमने जो उनकी मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया, एंड दैट टू लाउड एंड क्लियर, और बायलैटरल डिप्लोमेसी पे हमने फोकस किया है, ये भारत अमेरिका के संदर्भ में किस तरह के डायनामिक्स को जन्म दे रहे हैं? क्या ट्रम्प साहब शर्मिंदा होंगे कि मैंने जल्दबाजी में कम आंक लिया भारत को, या गुस्सा होंगे क्योंकि बार बार वो पीस सीज फायर के साथ साथ शब्द जोड़ते हैं ट्रेड, बिगर ट्रेड, बड़ा ट्रेड करूंगा, सीज फायर हो गया। आप हाउ डू यू सी सर कि अब आगे ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं? देखिए, ट्रम्प मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ता है। वो क्या बोलते हैं क्या और क्या होता है उसमें बहुत अंतर होता है। उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में सारे युद्ध में समाप्त कर दूंगा। 100 दिन से ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो युद्ध की वो बात कर रहे थे रशिया यूक्रेन का, वो चल ही रहा है, इजराइल और हमास का भी चल रहा है। तो कहीं पर उनको बहुत कोई सफलता नहीं मिली। मुझे लगता है जब उनको ये पता लगा कि बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो अपना क्रेडिट लेने के लिए वो सबसे पहले उतर पड़े। और जिसका आज मुझे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्यों में, अपने स्टेटमेंट्स में, अपने भाषण में उसको नकारा है, और आज जब हमने MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें भी ये बात कही गई कि सिर्फ जो इंडिया का प्रेशर था उसकी वजह से पाकिस्तान सीज फायर पर आया। और उसकी जो क्रोनोलॉजी है वो इंटरेस्टिंग है कि DGMO जो थे वो 7 तारीख को बात करने को तैयार नहीं थे, पाकिस्तान के DGMO, और वो 10 तारीख को जब प्रेशर पड़ता है, जब ये सारी बेसिस पर अटैक होता है, तो वो अपने आप आते हैं बात करने के लिए। तो भारत ने अपने दम पर सीज फायर करी, और कोई भी जो हमने पॉलिसी रिस्पॉन्स अपनाया था, चाहे वो इंडस वाटर्स ट्रीटी का हो, चाहे वो वीजा रिस्ट्रिक्शंस का हो, ट्रेड बैन का हो पाकिस्तान के खिलाफ, वो बदला नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जो स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ 2 चीजों पर पाकिस्तान से बात होनी है, आतंकवाद पर और POK पर। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार का कोई डायलॉग संभव नहीं है। और मुझे लगता है ये जो मैसेजिंग है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आपने कहा ट्रम्प जो है वो इसको कहीं पर लेवरेज के तौर पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश ट्रेड में करेंगे। और आज ही की खबर है कि कहीं पर भारत ये भी कह रहा है कि वो अमेरिका के ऊपर कुछ टैरिफ्स लगाने को तैयार है, तो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर जो, तो कहीं पर भारत अपनी तरफ से ये दिखा रहा है कि भारत अपनी जो पॉलिसीज हैं वो अपने दम पर बनाता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाता है, और अपनी जो सुरक्षा की नीति है वो उसकी कंडीशंस पर बनेगी, न कि अमेरिका क्या चाहता है उसके बिना पर। तो मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज अमेरिका को भी चला गया है। और उसके बाद क्योंकि हम एक ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं अमेरिका के साथ, तो ये सर्टेनली एक थोड़ा सा सेंसिटिव मसला तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत और अमेरिका के संबंधों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को जितनी जरूरत भारत की इस समय है हिंद प्रशांत में चीन की आक्रामकता को लेकर, वो मुझे लगता है भारत को उतनी नहीं है। भारत ने बार बार ये दिखाया है कि चाहे चीन हो पाकिस्तान, भारत अपने दम पर अपनी सिक्योरिटी को मैनेज कर सकता है। राइट सर, एब्सोल्युटली। ये बात लाउड एंड क्लियर आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चली गई है। इनफैक्ट कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हमारा साफ मैसेज है कि भारत
पाकिस्तान से अगर बात करेगा तो सिर्फ टेरर पर करेगा, सिर्फ पीओके पर करेगा। और आज हमने उसको साफ बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की कोशिश आप श्रेय लेने की जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, क्यों ना आप फिर अमेरिकन राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, हमें आपके फर्जी दावों को खारिज करना आता भी है। तो ये एक नया भारत है, ये एक साफ संदेश है। कुमनोर सिंह सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा वापस किराना हिल्स पर। और अगर वाकई में किराना की पहाड़ियों पर, मुझे नहीं लगता है सर कभी ये राज मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली बाहर आ पाएगा कि येस समथिंग हैपेंड बैक देयर, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। बट अगर इन थ्योरीज में हम आपके जो डॉट कनेक्ट किए हैं, जो मेजर दिग्विजय ने बताया है, उससे अगर मैं ये निष्कर्ष निकालूं कि किराना की पहाड़ियों पर हुए हमले की अफवाहें सत्य हैं, तो क्या फिर भारतीय थल सेना ने जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की रणनीति है, वो एस्केलेशन डोमिनेंस जो स्थापित करने की कोशिश हमारी बार बार रही है कि हम डिफेंसिव डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति है और एस्केलेशन डोमिनेंस हर बार हमारा बढ़ते रहता है, तो क्या इस बार हमने वो अचीव कर लिया है सर? जी बिल्कुल हमने अचीव कर लिया है, क्योंकि मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जब ये अटैक हम कर रहे थे वहां पे, तो ये जो अटैक था ये कब रुकेगा तो किसी को तो पता नहीं था ना। ये तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग थे, अगर उनके नजरिए से देखे, उनको क्या पता कब रुकेंगे ये। उनको तो पूरा डर बैठ गया उसके मनों के अंदर कि ये तो भाई हमारी किराना हिल्स के ऊपर अटैक करके न्यूक्लियर आर्सेनल को जो है वो खत्म कर देंगे, वहां से रेडिएशन होगी। तो एज ए प्रिकॉशन उन्होंने अमेरिका को जब बताया, जब चाइना को बताया, खासकर मैं कहूँगा चाइना को बताया, क्योंकि उनके वो ऑल वेदर फ्रेंड्स माने जाते हैं। इसीलिए आप उसकी बात जो शुरुआत में कर रहे थे, कॉल साइन के मिस्र का जहाज वो चाइना की तरफ से आया, जब उतरा वहां पे और बोरोन लेके आया, वो एक उनका प्रिकॉशनरी मेजर था कि अगर इंडिया वहां पे स्ट्राइक कर देता है, न्यूक्लियर साइट को टेक आउट कर देता है पाकिस्तान से, तो बहुत भयंकर एक रीजनल क्राइसिस हो सकता है। तो ये डर था, मगर हमें मालूम था कि हम नहीं कर रहे, क्योंकि कंट्रोल हमारा जो कैंपेन था, जो प्लानिंग थी, वो तो हमारा कंट्रोल था ना, डोमिनेंस तो हमारी थी ना। क्योंकि आपने अगर वो बहुत ध्यान से सुनी है उसकी, जो भारतीय एयर मार्शल भारती साहब को जब पूछा गया कि क्या हमारे पायलट्स कोई गिरा, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था पायलट्स के बारे में, क्या आपने क्रॉस किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहते ये अच्छा नहीं होगा इस टाइम बताना, मगर जाते हुए उन्होंने ये कहा कि ऑल अवर पायलट्स आर बैक। आपने सुना होगा, ये उन्होंने जरूर कहा। उसका मतलब ये निकलता है कि हमने वी डिड, एज आई अंडरस्टैंड, we crossed the LOC, we crossed the IB, because हमारे जो राफेल मिराज 2000 और सुखाए मार्क 30 मार्क 1 जो हैं, इनसे ही हम अपने मार्क 31 स्पेशली से ही जो बात बार बार उठती है कि हमने वो ब्रह्मोस यूज की हैं, सरफेस टू एयर टू सरफेस, तो वहीं से उसी से मारियां। राइट सर। मगर मारी कैसे हैं हमने? देखिए, आप ने ये भी पढ़ा होगा अखबारों में, जहाँ सुना होगा कि हमने उसके अंदर स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब यूज किए थे, और ये एक स्ट्राइक पैकेज था। वो जो स्मार्ट स्लाइड बॉम्ब होते हैं, वो जैसे स्पाइस होता है, जहाँ और कैटेगरी स्पाइस हुआ, ये स्कैल्प हुआ, ऐसी जो मिसाइल्स हैं उसके अंदर जो इमेजेस डाल दी जाती हैं उस जगह की जहां पे अटैक करना होता है जी। और हम उस नूर खान एयर बेस के ऊपर नहीं गए, हम कोई 60-70 किलोमीटर पहले ही वो फायर करके हम वापस आ गए। उनको बोलते हैं BERs, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज। पाकिस्तान को पता नहीं लगा क्या, कहां से गिर रहे हैं भाई, कहां से आ गए ये, तो वो वापस आ गए। इसीलिए ये वर्ड यूज किया, मेरी इंटरप्रिटेशन है ये, ऑल अवर पायलट्स आर बैक एट होम। ये बड़ी स्मार्टली किया है, बड़ी सोफिस्टिकेशन थी इसके अंदर, इसका लेवल
पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। देखिए एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। भाई की इतनी सोफिस्टिकेशन लेवल थी, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई है, हमारी कैलिब्रेशन, हमारी जोड़ना, सिंक्रोनाइज करना, इसको स्ट्राइक पैकेज एंड यू राइटली सेड सर, आप देखिए कि आप देखिए मीडिया में जो चल रहा है, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, जस्ट इमेजिन, मैं अपने व्यूअर्स से बोलूंगा, जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे प्लेन्स या हमारा कोई भी एसेट अगर बॉर्डर क्रॉस करके अगर किसी टारगेट पे हिट करने के लिए जाता है, किस तरह की ग्राउंड इंटेलिजेंस की आवश्यकता होगी, सोच के दिखेगा। उसके बाद आपको इंडियन एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म समझ में आएगा, इनफैक्ट तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन समझ में आएगा कि किस तरह की ग्राउंड इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। एंड पीछे से सरहद के इस पार हमारी तरफ से जो टैक्टिकल सपोर्ट होगा वो किस तरह का होगा। ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में कभी जरा बैठ के सोचिएगा सर, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि भारत के इतने तैयारे गिरा दिए, ये गिरा दिए, जैसा कि एयर मार्शल साहब ने कहा भी था, भारती साहब ने, कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नुकसान कितना हुआ, हमने टारगेट हिट किया या नहीं किया, इस बात पे आप रखिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इमेजिन कीजिएगा अपने आप को उस ग्राउंड फील्ड पर, बैटल फील्ड पर, और समझिएगा कि ग्राउंड इंटेलिजेंस कैसी चाहिए होगी, टैक्टिकल सपोर्ट कैसा चाहिए होगा, और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन को कैसे हमने अंजाम दिया होगा। आपकी सारी आशंकाएँ, शंकाएँ साफ हो जाएंगी, आई एम श्योर। मेजर दिग्विजय, अब आपके पास आना चाहूँगा। आपके पास मैं आ रहा हूँ सर, आपके अपने डोमेन में जिसमें आपने महारत हासिल की और दुश्मनों को आपने धूल चटाई, आपको मेडल्स भी मिले हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। सारी की सारे ऑपरेशंस अब शिफ्ट हो गए हैं मेजर दिग्विजय कश्मीर में, शोपियां में आज हमने देखा इनकाउंटर्स हुए हैं, और अब देश पूछ रहा है कि वो जो आतंकवादी आए थे अब उनको कैसे चुन चुन कर मारा जाएगा, खोजा जाएगा। थोड़ा सा बताइए कि इंडियन आर्मी के पास, जाहिर सी बात है ऑपरेशनल डिटेल्स हम रिवील नहीं करेंगे, बट इन जनरल थोड़ा सा हमें एक सेंस दीजिए कि इस वक्त इंडियन आर्मी किस पोजीशन में है उन चूहों को बिलों से निकालने के लिए। मेजर दिग्विजय। जी दीपक जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, एस्केलेशन लैडर की हम बात कर रहे हैं एंड अपने थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं, तो आपने जब देखा होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था 14 फेब को, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब पुलवामा में जो सुसाइड अटैकर था उसने पहले ही वो वीडियो पाकिस्तान में बना लिया था, जो कि उन्होंने प्लान किया था कि सुसाइड अटैक के बाद हम वो वीडियो रिलीज करेंगे। तो जो भी अटैक्स होते हैं, जो भी अटैक्स कश्मीर में होते हैं, जो भी ऐसे बड़े अटैक्स अगर आप देखेंगे, और उसको बहुत ही प्राउडली जैश क्लेम भी करता है कि ये हमने किया है, और उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया था। सिमिलरली पहलगाम जब इन्होंने किया तो इन्होंने इस तरीके का सोचा कि हमारा थ्रेशोल्ड तो काफी ज्यादा है, लाइक अगर हम ये करेंगे तो कुछ होगा नहीं, लाइक दिल भी थोड़ा बहुत आर्टी फायर होंगी, पोस्ट में जो स्मॉल आर्म्स की फायरिंग होती रहती है वो होगी। बट आप ये देखिए, जब भारत ने अभी इस पहलगाम इंसिडेंट, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद जो अपना मैंने बताया, जैसे हम बात कर रहे हैं एस्केलेशन लैडर कि हम उसके ऊपर जाएंगे और थ्रेशोल्ड अपना कम कर देंगे ऐसी एक्टिविटीज के लिए, तो इट इज वेरी क्लियर कि जो भी मिलिटेंट्स हैं, जो भी टेररिस्ट जितने भी कश्मीर में हैं, उनको अभी तक अपने जो भी उनके हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, चाहे वो आईएसआई है, चाहे वो जैश है, उनसे बहुत ही क्लियर मैसेजिंग आ गई होगी कि अगर तुमने कुछ भी किया तो इस टाइम पे कुछ बड़ा हो सकता है हमारी कंट्री के ऊपर, तो इस टाइम पे कुछ मत करो। जैसे अगर हम शोफिया के ऑपरेशन की बात करते हैं, तो वो उनके द्वारा किया गया अटैक नहीं था टेररिस्ट के द्वारा, वो हमारी जो वहां पे स्पेशल फोर्सेस की बटालियन है उन्होंने उनको घेर के मारा है। सो इट वाज नॉट समथिंग विच द टेररिस्ट हैव इनिशिएटेड। सो अब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आफ्टर दिस कंप्लीट ऑपरेशन सिंदूर, दिस थिंग इज वेरी क्लियर कि जो टेररिस्ट है उनके जो हौसले थे कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, वो तो नेस्तनाबूद हो चुके हैं। और उसके बाद अभी एक पाकिस्तान के अंदर भी एक रिस्ट्रेंट आ जाएगा कि कुछ भी ऐसा टास्क या कुछ भी ऐसा उनको बोलने से पहले, जो कि उनके जो टेररिस्ट हैं कि भाई तुम बॉम्बे में जाके अटैक कर दो, तुम किसी सिटी में जाके कुछ कर दो, वो मैसेजिंग बिल्कुल जीरो। भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार पाकिस्तान सोचेगा, आतंक के आका सोचेंगे। और हमने भी क्लियर कर दिया है कि हम आतंकियों के आका को और उनको पालने वाली सरकार को अलग करके नहीं देखेंगे। थैंक यू सो मच मेजर दिग्विजय, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एक डीप एनालिसिस दिया, थैंक यू सो मच। कोमोडोर जीजे सिंह सर, हमेशा की तरफ आप आते हैं, डॉट कनेक्ट करके हमारे दर्शकों के लिए राह आसान करते हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माई शो।